कहानी शुरू होती है साल 1946 से। ऑस्ट्रेलिया। रात का सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़क पर बस दो गाड़ियां दिखाई दे रही है, एक वैन और एक कार। वैन के अंदर कई सील बंद बॉक्स रखे हैं जिन पर एक बैंक का निशान बना हुआ है। जाहिर है ये सब चोरी का माल है और इन लोगों का इरादा इसे कहीं गुप्त तरीके से पहुंचाने का है। इस वैन में सवार है डायलन, जो एक बेहद खतरनाक और निर्दयी गैंगस्टर है। उसके साथ उसके 3 साथी है, यानी जो उसका राइट हैंड है, फिर शॉन और आखिर में लुइस। रात की ड्राइविंग के बीच अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। ड्वाइट वैन पर कंट्रोल खो देता है और वैन फिसलकर नदी में जा गिरती है। नदी बहुत गहरी होती है और देखते ही देखते पूरी वैन अपने कीमती माल के साथ पानी की गहराइयों में समा जाती है। शॉन और ड्वाइट किसी तरह तैरकर बाहर निकल आते हैं, लेकिन डायलन की नजर में ये कोई हादसा नहीं बल्कि नाकामी थी। वो बिल्कुल बेकाबू गुस्से में आ जाता है क्योंकि उन बॉक्स में कुछ ऐसा था जिनकी कीमत बेहिसाब थी और बिना कुछ सोचे डायलन वही मौके पर ड्वाइट को गोली मार देता है। अब डरे सहमे शॉन ने कहा, हम क्रेन मंगवाकर वैन को निकाल सकते हैं, लेकिन डायलन ने मना कर दिया। इतना बड़ा सामान उठाने गए तो पुलिस और लोकल लोग सब वहां पहुंच जाएंगे। अब डायलन ये तय करता है कि इस काम के लिए उन्हें चाहिए प्रोफेशनल डाइविंग टीम जो चुपचाप बिना किसी को बताए वैन और उसके बॉक्स को निकाल सके। फिलहाल डायलन शॉन की जान बख्श देता है। अब कहानी कट होती है एक छोटे से डाइविंग ग्रुप पर। 3 लोगों की कंपनी है। क्लारा जो डाइविंग की दीवानी है, उसका साथी जिम्मी जो पानी में मछली से भी तेज चलता है, और उनका मालिक अर्नी मॉर्गन जो कभी नेवी में था लेकिन अब शराब का आदी बन चुका है। युद्ध खत्म हो चुका है पर जिंदगी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। काम नहीं मिल रहा है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं और अर्नी को डर है कि वो जल्द ही अपनी कंपनी बेचने पर मजबूर हो जाएगा। एक दोपहर क्लारा और जिम्मी एक नए डाइविंग सूट की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जबकि अर्नी अपने हैंगओवर वाली नींद पूरी कर रहा होता है। क्लारा उसे जगाती है, हौसला देती है, पर अर्नी टूटा हुआ है। कहता है, क्लारा हमें महीनों से कोई काम नहीं मिला, पुल वाला कॉन्ट्रैक्ट भी गया, अब क्या बचा है। लेकिन क्लारा फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। वो कहती है, हालात हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे सर, किस्मत जरूर पलटेगी। तभी एंट्री होती है डायलन और उसके साथी यानिस की। दोनों कंपनी में पहुंचते हैं और सिर्फ बॉक्स मिलने की मांग करते हैं। उनका रवैया देखकर क्लारा और जिम्मी समझ जाते हैं कि ये लोग किसी गंदे धंधे में हैं। डायलन अर्नी से मिलता है और उसी वक्त पता चलता है कि दोनों कभी एक साथ युद्ध में नेवी में सेवा कर चुके हैं। थोड़ी पुरानी बातें करने के बाद डायलन उसे एक स्पेशल जॉब ऑफर करता है। वो पूछता है, क्या तेरी टीम भरोसेमंद है? अर्नी गर्व से कहता है कि मेरे लोग सबसे बेस्ट हैं। डायलन समझाता है कि एक वैन नदी में डूब गई थी, हमें बस उसके अंदर के बॉक्स चाहिए। पर जब अर्नी पूछता है कि बक्सों में क्या है, तो डायलन ठंडे लहजे में बोलता है कि वो जानना तेरा काम नहीं है। इसके बाद वो अर्नी को मोटी रकम एडवांस में देता है, इतनी कि उसके सारे कर्ज उतर जाए। बस शर्त ये है कि कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सवाल नहीं और सिर्फ बॉक्स निकालने हैं। अर्नी मजबूर था इसलिए वो डील मान लेता है। अब इसके बाद जब वो अपनी टीम को बताता है तो क्लारा को अंदर से अजीब सा डर महसूस होता है। उसे लगता है कि ये काम खतरनाक है और डायलन के चेहरे पर जो नफरत है वो साफ झलकती है। लेकिन अर्नी कहता है, हमने 4 महीने से कुछ नहीं कमाया, ये पैसा हमें नई बोट दिला सकता है और हम नए डाइविंग सूट और मशीनें ला सकते हैं। आखिरकार क्लारा राजी हो जाती है क्योंकि उसे अर्नी पर भरोसा था और डाइविंग का उसका सपना भी। उसे नहीं पता था कि ये डाइविंग उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी डाइव बनने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन नदी के किनारे जहाँ वो वैन डूबी थी। वहीं सब लोग पहुँचते हैं। डायलन अर्नी से गर्मजोशी से मिलता है लेकिन उसकी नजरों में तिरस्कार झलकता है। वो क्लारा को औरत होने के कारण नीचा दिखाता है और जिम्मी को उसकी जाति और रंग के कारण ताना मारता है। अर्नी बीच में बोलता है, मेरी टीम दुनिया की सबसे बढ़िया है। डायलन दोनों से सवाल करता है। जिम्मी मुस्कुराकर कहता है, आधा बचपन पानी में गुजरा है सर। क्लारा सीधी आंखों में देखती हुई बोलती है, और थोड़ा कमजोरी नहीं है, मैं अपनी स्किल और ट्रेनिंग से बोल रही हूँ। डायलन हंसता है और ताना मारता है, कैप्टन नीमो और उसकी गुड़िया टीम। अर्नी उसे अनदेखा करता है और कहता है, क्लारा तुम पहले नीचे जाओ, मैं तुम्हें इन दरिंदों के पास अकेला नहीं छोड़ सकता। क्लारा और जिम्मी भारी डाइविंग सूट पहनते हैं। वो पुराने टाइप के सूट है जो भारी, धीमे और काफी खतरनाक होते हैं। सांस का सारा इंतजाम ऊपर की मशीन से होता है, जरा सी गलती मतलब मौत। अर्नी ऊपर से एयर पंप और रेडियो संभालता है, जबकि डायलन और उसके आदमी किनारे खड़े होकर देख रहे होते हैं। अब क्लारा और जिम्मी ठंडे, गंदले और गहरे पानी में उतरते हैं। करीब 15 से 18 फीट नीचे जाकर उन्हें डूबी हुई वैन मिल जाती है। रेडियो से क्लारा रिपोर्ट देती है, वैन साइड में गिरी हुई है, बिना क्रेन के उठाना नामुमकिन है। लेकिन ऊपर से डायलन ठंडी आवाज में जवाब देता है, हमें वैन नहीं चाहिए, बस बॉक्स निकालो। अब वो एक गाइडलाइन रस्सी बांध देते हैं ताकि ऊपर से लोकेशन बनी रहे। क्लारा वैन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा जाम है, चाबी भी गायब। चारों तरफ धुंधला गंदा पानी, कुछ साफ नहीं दिख रहा। तभी अचानक उसे कुछ छूता है। वो पलट कर देखती है कि एक शार्क सीधे उस पर हमला कर देती है। शार्क का जबड़ा क्लारा के मेटल हेलमेट से टकराता है। हेलमेट तो नहीं टूटता लेकिन उसकी एक एयरलाइन फट जाती है
और उसका ऑक्सीजन सप्लाई कट जाती है। ऊपर खड़ा अर्नी रेडियो पर क्लारा की आवाज सुन नहीं पाता। वो घबरा जाता है और जिम्मी को चिल्लाता है, नीचे जाओ, उसे ढूंढो जल्दी। जिम्मी तुरंत गोता लगाता है। नीचे क्लारा बेहोश हालत में बह रही होती है। वो किसी तरह से पकड़कर उसे ऊपर खींच लाता है। क्लारा का शरीर बिल्कुल बेजान हो जाता है। अर्नी की आंखों में डर उतर आता है। उसे लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन तभी क्लारा जोर से सांस खींचती है। उसकी छाती ऊपर उठती है। वो जिंदा है। सारे लोग हैरान हैं, लेकिन डायलन और उसके साथी एकदम ठंडे खड़े रहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और थोड़ी देर बाद जिम्मी को क्लारा के हेलमेट में फंसा एक शार्क का दांत मिलता है। सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि नदियों में शार्क नहीं होती। पर जिम्मी बताता है कि वो बुल शार्क है, जो खारी और मीठे दोनों पानी में जिंदा रह सकती है। डायलन फिर भी यकीन नहीं करता। वो गुस्से में अर्नी की टीम पर बरस पड़ता है। तभी अर्नी सख्त लहजे में कहता है, जब तक वो शार्क यहाँ है कोई नीचे नहीं जाएगा। अब डायलन को चाहिए एक शार्क हंटर, लेकिन डायलन कहता है कि उसका खर्च सिर्फ तुम्हारे पैसे से कटेगा। अर्नी डायलन के जाते ही अर्नी जिम्मी की पीठ थपथपाता है, तूने क्लारा की जान बचाई है बेटा। फिर धीरे से पूछता है, नीचे देखा कुछ अंदर? जिम्मी कहता है, नहीं, कल पता चल जाएगा। अर्नी कहता है कि किसी को मत बताना। रात को वो क्लारा के पास जाता है। क्लारा माफी मांगती है, सर मैं असफल रही। अर्नी मुस्कुराता है और कहता है, जिंदा बच जाना ही असली जीत है बेटी। अब अगली सुबह डायलन और यानिस लौट आते हैं। वो बताते हैं कि एक मछुआरा सुबह आएगा जो शार्क का काम तमाम कर देगा। रात को डायलन क्लारा के पास आता है, पूछता है, तू ये सब क्यों करती है, जिंदगी दांव पर क्यों लगाती है? क्लारा शांति से जवाब देती है, क्योंकि मुझे समंदर से प्यार है और अर्नी ने उस समय मुझ पर भरोसा किया था जिस समय कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा था। क्लारा पलटकर पूछती है, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? डायलन चुप हो जाता है। उसकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर देती है कि वो किसी गंदे धंधे में है। क्लारा उसे छोड़ने की सलाह देती है। जिम्मी भी सहमति में सिर हिलाता है, पर अर्नी कहता है, हमारे पास कोई काम नहीं है, यही एक मौका है। अगली सुबह मछुआरा अभी पहुंचा भी नहीं होता कि एक पुलिस अफसर वहां आ जाता है। डायलन के आदमी घबरा जाते हैं, लेकिन डायलन बिल्कुल ठंडा रहता है। वो झूठ बोलता है, गाड़ी शॉन चला रहा था, हादसा हुआ, कोई जख्मी नहीं हुआ, इसलिए रिपोर्ट नहीं की। फिर वो शार्क अटैक का जिक्र करता है और अफसर उसकी बात मानकर चला जाता है। कुछ देर बाद मछुआरा बॉब वहाँ पहुँचता है, बड़ा बातूनी और आत्मविश्वासी आदमी। वो कहता है, शार्क का नामो निशान मिटा दूंगा। जिम्मी उसके साथ बोट पर जाता है और डायलन शॉन को जबरदस्ती भेज देता है। बॉब चारा डालता है। कुछ देर में शार्क उनकी बोट के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। जिम्मी गोली चलाता है, लेकिन पानी में गोलियां अपनी रफ्तार खो देती है। शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोट से टकराती है, तीनों नदी में गिर जाते हैं। जिम्मी और शॉन किसी तरह से बोट पर लौट आते हैं, पर बॉब को शार्क सीधे पानी में खींच लेती है। उनकी आंखों के सामने ही बॉब का अंत हो जाता है। अब जिम्मी और शॉन डर और सदमे में कांपते हुए किसी तरह किनारे तक पहुंचते हैं। बाकी सब हैरान है, लेकिन डायलन हंसता है जैसे मौत उसके लिए मजाक हो। अर्नी कहता है कि अब हमें पुलिस को बताना होगा, लेकिन डायलन रास्ता रोक लेता है। अर्नी उसके पैसे उसके मुंह पर फेंकता है, तेरा काम तेरे पास रख। डायलन और यानिस बंदूकें निकाल लेते हैं। अगर काम पूरा नहीं किया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब सबको साफ समझ आ जाता है कि वो बॉक्स किसी गैर कानूनी चीजों से भरे हुए हैं। जिंदगी बचाने के लिए अर्नी मजबूर होकर मान जाता है। वो पूछता है, काम पूरा हो गया तो हमें जाने देगा? डायलन झूठ बोलता है, हाँ वादा रहा। अब एक बार फिर से टीम काम में लग जाती है। वो एक लकड़ी का स्लेज बनाते हैं ताकि बॉक्स को पानी के ऊपर खींचा जा सके। थोड़ी दूर चारा डाल दिया जाता है ताकि शार्क वहाँ व्यस्त रहे और उन्हें वक्त मिल जाए। सब कुछ तैयार होने के बाद अर्नी कहता है, इस बार मैं खुद नीचे जाऊंगा। क्लारा तू अब और रिस्क नहीं लेगी, ये सब मेरी गलती से हुआ है, तो इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। नीचे से खबर आती है, शार्क फंस गई है, यही मौका है। अर्नी और जिम्मी तेजी से पानी में उतरते हैं, वैन तक पहुंचते हैं और ट्रंक खोलते ही उन्हें दिखाई देते हैं सील बंद बॉक्स। वो तेजी से उन्हें स्लेज पर लादने लगते हैं, पर वजन बहुत ज्यादा है। जिम्मी कहता है, कुछ बॉक्स छोड़ देते हैं। उधर ऊपर यानिस के चेहरे पर डर उतर आता है। वो चिल्लाता है, शार्क भाग गई। क्लारा रेडियो पर आवाज लगाती है, सावधान रहो, नीचे शार्क फिर बाहर है। और शॉन को इशारा करती है, स्लेज खींचो जल्दी। अब जैसे ही बॉक्स ऊपर खींचे जाते हैं तो क्लारा चिल्लाती है कि वैन के अंदर छिप जाओ। अर्नी और जिम्मी वैन के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन तभी स्लेज फंस जाता है। दोनों को बाहर आकर उसे खोलना पड़ता है। वो जैसे ही रस्सी छुड़ाते हैं, शार्क बिजली की तरह उन पर टूट पड़ती है। वो अर्नी की बाजू चीर कर रख देती है। जिम्मी हार्पून से शार्क को घायल कर देता है। वो भाग जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद वापस लौटती है और अर्नी को फिर से काट लेती है। ऊपर से क्लारा और शॉन पूरी ताकत से उन्हें ऊपर खींचते हैं। स्लेज किनारे पहुंचता है। डायलन मुस्कुराता है, क्योंकि बक्सों में वही चीज है जिसकी उन्हें तलाश थी, और वो होता है शुद्ध सोना। उधर क्लारा और जिम्मी जमीन पर पड़े हैं, अर्नी को थामे हुए हैं। वो लहूलुहान है, सांसें धीमी पड़ रही है। क्लारा रोती हुई कहती है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन डायलन ठंडी आवाज में कहता है, अब उसकी जरूरत नहीं। अर्नी की मौत वहीं पर क्लारा की गोद में हो जाती है। वो उसे नहीं बचा पाती और कुछ ही पल में अर्नी की सांसें थम जाती है। जिम्मी के अंदर का गम अब गुस्से में बदल जाता है। वो बेकाबू होकर चाकू उठा लेता है और डायलन की गैंग पर टूट पड़ता है।
लेकिन उधर तो सबके पास बंदूकें होती है। क्लारा उसे रोक लेती है वरना वो पल में मारा जाता। यानिस उसे चिढ़ाते हुए अपनी बंदूक नीचे फेंक देता है और कहता है, आजा जिम्मी, अगर दम है तो चाकू से लड़। जिम्मी गुस्से में अपना चाकू फेंक देता है। वो सीधे यानिस के कंधे में जा लगता है। यानिस दर्द से चीख उठता है। तभी डायलन गुस्से में अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन क्लारा उसे रोक लेती है। वो कहती है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, कुछ बॉक्स तो अब भी पानी में है। डायलन झुंझलाकर बंदूक नीचे करता है क्योंकि वो जानता है कि क्लारा सही कह रही है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा होता है जैसे ही काम पूरा होगा वो दोनों को खत्म कर देगा। अब लालच से अंधा हो चुका डायलन जिम्मी को बुरी तरह से पीटता है और क्लारा के साथ दोनों को टेंट में बंद कर देता है। रात वहीं बीतती है और सुबह होते ही उन्हें जबरदस्ती वापस नदी में भेज दिया जाता है। डायलन क्लारा को आदेश देता है, तू नीचे जाएगी और बाकी गोल्ड निकाल कर लाएगी। जिम्मी चिल्लाता है, नहीं अब और नहीं, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। क्लारा अपने डाइविंग सूट में जाती है और फिर नीचे उतरती है। वो तेजी से काम करती है और आखिरी गोल्ड बॉक्स स्लीज पर लोड कर देती है। जब ऊपर से लोग उन्हें खींच रहे होते हैं, क्लारा वैन के अंदर जाती है और ड्राइविंग सीट के नीचे उसे एक बंदूक मिलती है। वो उसे चुपचाप अपने बेल्ट में छुपा लेती है, लेकिन तभी वो भयानक शार्क वापस आ जाती है। वो वैन से इतनी जोर से टकराती है कि सब कुछ हिल जाता है। क्लारा समझदारी से वैन के दरवाजे बंद कर देती है और शार्क को अंदर फंसा देती है। फिर तेजी से ऊपर निकल जाती है। ऊपर आते ही जिम्मी उसे बाहर निकलने में मदद करता है। क्लारा उसे वो बंदूक दिखाती है और कहती है, सही वक्त पर यही हमारी जान बचाएगी। अब जब सारा सोना बाहर निकल चुका है, डायलन कहता है, काम पूरा हो गया, अब इन दोनों को यहीं पर खत्म करो। अर्नी की लाश को फेंक दो और इन दोनों को चैन से बांधकर नदी में डुबो दो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, वो पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच जाता है जो पहले भी वहां आया था। वो अर्नी की लाश देखकर शक में पड़ जाता है। अचानक शॉन पीछे से गोली चला देता है और वहीं से हंगामा शुरू हो जाता है। जिम्मी यानिस पर झपट पड़ता है। इधर घायल ऑफिसर भी हार नहीं मानता, वो शॉन को गोली मार देता है, लेकिन डायलन पीछे से गोली चलाकर उस ऑफिसर को भी मार डालता है। इसी बीच क्लारा अपनी छुपी हुई बंदूक निकालती है, डायलन पर गोली चलाती है। गोली उसके हाथ में लगती है और बंदूक गिर जाती है। डायलन गाड़ी के पीछे छुप जाता है और उसका काफी खून बह रहा होता है। अब उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अब क्लारा जिम्मी की ओर देखती है। जिम्मी और यानिस में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। क्लारा गोली चलाती है, यानिस घायल हो जाता है लेकिन अभी भी जिंदा होता है। उसकी बंदूक की गोलियां भी खत्म हो जाती है। यानिस जिम्मी को पकड़कर पानी में डुबाने की कोशिश करता है। तभी क्लारा अपना भारी डाइविंग हेलमेट उठाती है और उसके सिर पर जोर से मारती है। यानिस बेहोश होकर नदी में गिर जाता है। इसी बीच डायलन को कार से दूसरी बंदूक मिल जाती है और ठीक उसी वक्त वो शार्क जो वैन में फंसी थी, अब वो आजाद हो चुकी होती है। क्लारा देखती है कि डायलन फिर से बंदूक लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो जिम्मी को चिल्लाकर कहती है कि नदी में कूद जाओ। जिम्मी कुछ समझ नहीं पाता लेकिन कूद जाता है। उसे नहीं पता होता कि शार्क अब आजाद है। डायलन नाव लेकर पीछा करता है और अंधाधुंध गोली चलाता है। क्लारा नाव को हिलाती है और डायलन का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो पानी में गिर पड़ता है। जिम्मी किनारे की ओर चढ़ जाता है, पर क्लारा डायलन की टांग पकड़कर उसे नीचे खींचने लगती है। तभी जिम्मी देखता है कि शार्क उनकी ओर बढ़ रही है। वो चिल्लाता है, क्लारा बाहर आओ। क्लारा जैसे तैसे किनारे पर पहुंचती है, जमीन पर पड़ी बंदूक उठाती है और डायलन पर सीधा निशाना साधती है। डायलन हंसते हुए कहता है, गोली चलाओ क्लारा, तुम में हिम्मत नहीं है। क्लारा कुछ पल के लिए झिझकती है लेकिन उसे गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अचानक वो शार्क डायलन पर टूट पड़ती है और एक ही झटके में उसे निगल जाती है। उसका लालच, उसकी हैवानियत सब वहीं पर खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद क्लारा और जिम्मी अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आते हैं। वह सारा मिला हुआ सोना सरकार को सौंप देते हैं, यानी अब उनके सिर से उसकी डरावनी रात का साया हट चुका है। एक दिन दो लोग उनसे मिलने आते हैं। उनमें से एक अर्नी का वकील होता है। वो बताता है कि अर्नी ने अपनी वसीयत में सब कुछ जिम्मी के नाम छोड़ दिया था। साथ ही बैंक की तरफ से उन्हें 2500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का इनाम भी दिया जाता है क्योंकि उन्होंने चोरी हुआ सोना वापस किया था। अब भले ही ये रकम सुनने में छोटी लगे, लेकिन उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस वक्त गोल्ड की कीमत सिर्फ $21 प्रति औंस थी। जिम्मी और क्लारा मुस्कुरा देते हैं। अब उनके पास फिर से अपने डाइविंग बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा है और सबसे बढ़कर जिंदगी का दूसरा मौका। और इसी उम्मीद के साथ फियर बिलो की कहानी यहीं पर खत्म होती है, जहां लालच, डर और मौत के बीच इंसानियत फिर एक बार जीत जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।